मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस मिक्सचर? है सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स एक साथ मिक्स हो, कैसे? होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। मिक्सचर आर टू टाइप्स। पहला क्या होता है? होमोजेनियस। और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होता है बच्चा? हाँ, सॉल्यूट क्या हो यानी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्मली क्या हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और हेट्रोजेनियस में क्या होता है? ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया जैसे सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन मिक्सचर बनाते हैं, वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली। या मान लो मैंने आपने शुगर प्लस वाटर का क्या बनाया, शरबत पीते हो ना, एक बाल्टी बना लो, चार बाल्टी बना लो, या उसमें से आप एक ग्लास पियोगे तो नीचे से पढ़ रहे हो या ऊपर, उतना ही मीठा होगा। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है इसका मतलब? थ्रू आउट सेम हो रहा है। लेकिन आपने क्या किया? सैंड प्लस वाटर का आपने क्या किया? मिक्सचर बनाया। क्या हो गया सैंड? या ऑयल प्लस वाटर ले लिया, क्या होगा? ऑयल ऊपर हो जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा, तो उसको कौन सा बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस समझ में आ गया। सॉल्यूशन हमारा क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है। अब बेटा हम लोग जो पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में अभी जो है वो, हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन की बात किया गया है। किसकी? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ओनली टू कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम। ठीक है। तो एक क्या होगा हमारा? सॉल्यूट, और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। इसको मिला के हमारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है। इससे एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? हम्म। ऑन करके बोल दो, रख दो। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। ऐसे ही दो, रखो, रख रख दो, रख दो। ये सॉल्यूट क्या होता है? क्या बोला? कोई ना, बताओ सॉल्यूट क्या होता है? हम्म। जो कम अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसमें डिजोल्व होता है। सब बात आ गई खुल के। तो एक चीज बताओ, जैसे आपने कभी आटा गूंथते हो, हाँ? रोटी खाते हो ना? उसमें पानी क्या है और आटा क्या है? आटा क्या है? सॉल्वेंट है। और पानी क्या है?
किसमें किसको बुला रहे हो आप? थोड़ा सा सोचने वाली बात। आटे को में पानी को, कौन सा सॉल्यूशन होगा वो? होमोजेनियस होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, समझो पहले बात को, जरूरी नहीं है सॉलिड पार्टिकल कम हो तो ही मतलब सॉलिड बोलेंगे और सॉल्वेंट बोलेंगे, ऐसा। जिसमें जिसको क्या करते हैं, मिक्स करवाते हैं। क्या करते हैं? जैसे हिंदी में इसका वर्ड है, अच्छा सा वर्ड है, उससे पता चल जाता है। लेकिन सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? जो क्या करे, सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा हो, उसको बोलेंगे सॉल्यूट। जैसे आप अभी हमने पढ़ा है सैंड प्लस वाटर, ठीक है, या अभी पढ़ा है सॉल्ट प्लस वाटर, क्या है ये? वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ये लेस अमाउंट में होती है, एक सेकंड। और और सॉल्वेंट क्या होता है जनरली? इन लार्जर अमाउंट में होता है। ठीक है बेटा, समझ गया? पानी पिला देगा कोई? पानी पिला दो यार। सॉरी, पानी लेके आओ थोड़ा सा। देखना बाहर बोतल होगा एक। बारिश हो रही है क्या? भींग गया? बाहर होगा, हर ग्रीन वाला कोई पिला दे दो अमाउंट में, इतना तो पता है। हाँ, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है या मिक्सचर के अंदर क्या होता है? कंपोनेंट्स फिजिकली कंबाइन होता है। कंपोनेंट्स क्या होता है बेटा? कंपोनेंट्स आर फिजिकली कंबाइन होते हैं। और मिक्सचर का एक और प्रॉपर्टी क्या आता है, ये नॉट इन द फिक्स रेशियो, नॉट इन द फिक्स रेशियो में होता है। ये किसी किसी भी रेशियो में हो सकता है। जैसे मान लो आपको ज्यादा मीठा शरबत पीना है तो आप ज्यादा चीनी डाल के शरबत बनाओगे, हाँ? हमको ज्यादा कम पीना है तो हम क्या करेंगे? अभी चाय क्या है ये? ज्यादा मीठा हो गया है, शुगर इसमें ज्यादा मिला दिया है। ठीक है, नोट इन द फिक्स रेशियो, यानी कि आपका जो बना रहे हो, आपने सॉल्यूशन बनाया, मिक्सचर तैयार किया, सॉरी, वो किसी भी रेशियो में वो आपका है। मेरे को कम करना है तो मैं कम करूंगा, सॉल्यूट कम डालूंगा। ठीक है, होता है ना? नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, इसमें क्या होता है? नेचर ऑफ कंपोनेंट्स डज नॉट चेंज, इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स डज नॉट चेंज। इधर वाले में क्या होता है? कंपाउंड में क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? केमिकली कंबाइन होते हैं, आपको पता होगा। सेकंड में क्या होता है? फिक्स रेशियो में होता है। फिक्स रेशियो में आप वाटर ले लो, पानी कहीं का भी ले लो, तो आपको पता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 16, यानी कि 1:8 के रेशियो बाय मास होता ही होता है। आपको इसके अलावा और, हाँ, चाहे आप नदी के पानी ले लो, नाले के ले लो, आरओ ले लो, और कहाँ के पानी पीते हो? लेक, ओशन, सब। थर्ड पॉइंट,
नेचर ऑफ कंपोनेंट्स चेंज हो जाता है क्योंकि ये केमिकली कंबाइन होता है। नेचर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होता है इसमें? नहीं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही अभी मैं बता रहा हूं, वाटर बना दिया, ये कंबाइन हो गया ना कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप्स ऑन, या ये भी क्या होता है, हेल्प्स इन बर्निंग। और वाटर क्या होता है, फायर। बोलो यार, हाँ समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे ही सोडियम ले लो, सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl बनाता है आपको। सोडियम क्या होता है, पॉइजनस होता है। क्लोरीन भी क्या होता है, पॉइजनस होता है। लेकिन सॉल्ट दिन भर खाते हो, हाँ। तो नेचर क्या हो गया, क्या सोच में पड़ गई है, क्या सोच रही है, दिक्कत है क्या? ये बन गया अमृत, यानी कि ये हम खाते हैं, पॉइजनस नहीं है, तो चलो ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, ठीक है, NEC होता है TAR। नोट कर लिया? इसमें नोट करना क्या है, बताओ। ये हमारी तो यार, ये सही नहीं है। ये और बोर्ड को गंदा कर दिया। नेक्स्ट हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बेटा, कौन कौन सा? हाँ, कौन कौन सा तीन होते हैं? हाँ? अभी वो सॉल्यूशन अभी नहीं आएगा। वो भी नहीं आएगा। देखो, पहला होता है गैसियस सॉल्यूशन, फिर होता है लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट, पहले सॉल्वेंट लिखो, फिर सॉल्यूट लिखो, ऐसे करके आप सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट ओनली गैस होता है। सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। एक एक एग्जांपल लिखो तो इसका, बताओ। इसका इसका इसके ये एग्जांपल पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। गैस, लिक्विड, ठीक है। हाँ, जैसे गैस इन गैस का क्या होगा, मिक्सचर ऑफ N2 and O2। ठीक है, गैस इन लिक्विड, गैस लिक्विड में क्या होगा, बुक में देखो कि लिखा हुआ है आपके पास, शायर बुक क्या किया, ठीक है। सॉल्वेंट गैस हो, सॉल्यूट लिक्विड हो, ऐसा। हाँ,
क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, और N2 सॉलिड हुआ, बताओ। हाँ, कैम्फर, कैम्फर क्या होता है? लिक्विड और गैस का बताओ। हाँ, O2 इन H2O, लिक्विड, लिक्विड का इसका तो बता दो। कुछ भी लिखा बता दो ना। हाँ, इथेनॉल एंड वाटर, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड का बताओ। C6H12O6 इन वाटर, सॉलिड गैस का, सॉलिड एंड गैस का। हाँ, नहीं, सॉलिड एंड गैस। हाँ, जो हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट लेते हो ना बेटा, वो क्या होता है? सॉल्यूशन सॉलिड और गैस का है। प्लेडियम पे हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को रखते हैं, कैप्चर करवाते हैं ना, याद है? हाइड्रोजनेशन का बताया था। या निकेल, हाइड्रोजन इन निकेल, सॉलिड इन लिक्विड का बताओ। सॉलिड, सॉलिड क्या हो? अभी बताओ, आटा जो खाते हो क्या हो गया? वो जो गूंदते हो उस क्या हो गया? सॉलिड है ना वो, उसमें क्या हो गया? ठीक है, और एग्जांपल। हाँ, हाँ, अमलगम, अमलगम Hg इन सोडियम, सॉलिड, सॉलिड का, सॉलिड सॉलिड का बताओ। शायर बोलो। हाँ, Cu इन Au, ठीक है। तो ये सारे के एग्जाम्पल हो गए। अब आता है फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां से हम मैन ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब तो कहानी था, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या क्या मतलब हो गया कंसंट्रेशन का? हम्म, तो उसको हम मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे? आप क्यों नहीं बोल रही? नहीं, हाँ, कुछ व्रत है क्या? तो बीच बीच, अच्छा, होता है। कंसंट्रेशन लिखो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, क्या करी? एसी बंद कर दूं? शांति, कितना शांति का माहौल है यार। जिसने भी पंखा बंद करवाया उसको धन्यवाद। वो कुछ जाएगा यार इतने। हम लोग को जोर से पढ़ाने की आदत है क्या? मैम कुछ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और ये लो
the amount of solute present in per liter of solution or per kg of solvent is called concentration of concentration of solution। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो अब, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये इन लीटर। ठीक है, समझ में आ गया? इसको क्या बोलेंगे? कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट। ठीक है, the following concentration terms are used to represent the concentration of solution। ये कंसंट्रेशन टर्म हमें क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म क्या क्या होते हैं? फर्स्ट में परसेंटेज स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं? परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसका फर्स्ट पार्ट है परसेंटेज बाय मास, या मास बाय मास परसेंटेज इसको बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं W बाय W। दूसरा क्या होता है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, W बाय V। सेकंड में क्या होता है? हाँ, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास नहीं लेते हैं हम। कंसेंट्रेशन फिर वो ना मोलरिटी के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं काय। क्या बोलते हैं? क्या पढ़ेंगे? काय। किसका काय? थर्ड वन इज द मोललिटी, मोललिटी। फोर्थ वन इज द मोलरिटी। फिफ्थ वन इज द, हो गया। मोलरिटी को बेटा स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फिर होता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm। सिक्स्थ में होता है, तुम्हारे चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी, वैसे हमने याद है 11th में हमने 11 कंसंट्रेशन टर्म करवाए हुए हैं।
कितने? 11। ठीक है, इसमें आपको यहां तक पढ़ना है। ये नॉर्मेलिटी, फिर सेवेंथ में आता है फॉर्मेलिटी, जो तुम लोग करते हो पढ़ाई में। लिख देता हूं, चलो थोड़ा सा ना उसको, मूल कॉन्सेप्ट का वीडियो अपलोड नहीं है। फॉर्मेलिटी, फिर होता है, इसी में आता है पीपीएम के साथ साथ एक और आता है पीपीबी, फिर आता है, और क्या होता है रे, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। नाइन्थ में होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन H2O2। ये सारे कंसंट्रेशन टर्म है बेटा। 5 तक तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक छठा भी पढ़ा दूंगा। चलो, ये ना आपको क्लास 11th में हम पढ़ाते हैं और डिटेल में। हर साल की भांति इस साल भी पढ़ाए हैं। कुछ प्रॉब्लम बताओ। फर्स्ट इसमें है क्या हमारा, एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? मास परसेंट। ठीक है, यानी कि W/W। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या होता है ये? क्यों होता है 100? क्योंकि हमको परसेंटेज फाइंड करना है। तो सॉल्वेंट से होगा या सॉल्यूशन से होगा? सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्यूट में क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों होता है, सॉल्वेंट से नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा, परसेंटेज बाय मास क्या होता है, यानी कि W/W क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख दूं डायरेक्ट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, समझ गया? आपके क्वेश्चन में कैसे लिख के देगा, देखो जैसे एग्जांपल में समझो, जैसे मान लो लिख दिया 25%, 25% W/W, कुछ भी ले लो, ग्लूकोज इन वाटर, क्या लिखेगा, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, 25 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन वाटर, नहीं 100 ग्राम ऑफ वाटर नहीं होगा। मैं समझो बात को, हाँ, ग्लूकोज इन वाटर सॉल्यूशन ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 25 ग्राम ऑफ C6H12O6 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 इक्वल टू 75। ठीक है, अरे सही है, कर लोगे इसे, या और एग्जांपल लिखना, नहीं ना। सेकंड में आपका क्या है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि V/P। इसका क्या होगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
वॉल्यूम एमएल में लोगे तो यहां भी क्या लेना पड़ेगा, एमएल में, इधर लीटर में लेंगे तो यहां भी लीटर में। इस कुछ भी ले लो एग्जांपल, 10% V/V, इसका कम यूज होता है, ज्यादातर यूज होगा आपका इसका, ठीक है। 10% V/V का मतलब क्या हो गया, V/V इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, 10, क्या हुआ, 10, हाँ 10 लीटर या 10 ml कुछ भी ले लो, 10 ml ऑफ, जो यूनिट लेंगे, 10 यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 90 ml, ठीक है। थर्ड वन, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, W/V। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, वेट वो होता है जो मतलब mg, हाँ ठीक है, और मास तुम्हारा m, तो मास कांस्टेंट होगा, क्या कह रही है बेटा, हाँ वेट कांस्टेंट होता है या मास कांस्टेंट होता है, प्लेस टू प्लेस मास कांस्टेंट होता है, मास कहीं भी जाओगे क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन वेट क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, हर जगह चेंज होती है। तो परसेंटेज यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम लिखना सही है या मास बाय वॉल्यूम लिखना सही है, क्वेश्चन आता है ना, ये बोलता है, हाँ जैसे सब्जी लेने जाता है तो क्या बोलता है, इतना वेट का 2 kg वेट, या बोलता है मास का दे दो, क्या बोलते हो, वेट बोलना चाहिए, मास या वेट बोलना चाहिए, मास, सही बात, ठीक है। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, लेकिन अब चला आ गया है जनरल वे में तो क्या कहते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। इसमें देखो मास का वॉल्यूम के साथ कंपेयर किया गया है, तो इससे एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मास और वॉल्यूम का रिलेशन एक ही चीज बताता है, वो क्या है, डेंसिटी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस टाइप का यदि देगा तो सबसे पहले क्या ढूंढना क्वेश्चन में, डेंसिटी कहाँ है हमारा, क्योंकि आप ग्राम या केजी को ml या लीटर में क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, हाँ नहीं समझो, तो क्या होगा, परसेंटेज W/V का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज, हाँ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना में 100, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब बेटा देखो हमने लिख रहे हैं, अरे यार क्या हुआ,
मैम एक ना डस्टर हमको दे दीजिए, वो डस्टर में ना काला काला लगा। ये डस्टर पता नहीं यार, देखो ना पूरे काला कर दिया है। इस पे भी नहीं चलेगा तो ये सर आप तो सीखो ना, मैं ऐसे ही कर देती हूँ उससे सुबह। 15 बार गिर चुका है वो सर, उसको फेविक्विक से मैं चिपका। हाँ वो कर। ग्रीन वाला खराब हो गया नहीं, उसको किसी ने वो निकाल दिया यार। चल देखो 20% W/V क्या होगा? 20% W/V NaOH इन वाटर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? 20 ग्राम ऑफ NaOH जो है वो डेंसिटी इनटू डेंसिटी। अब आपसे पूछेगा 20 ग्राम ऑफ NaOH present in 100 upon density of present in solution, present in 1 liter या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? कैसे होगा? 80 मास ऑफ वाटर ना हो, कुछ और हो तो डेंसिटी हमें मान लो लेट डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डी ग्राम पर ml है। ठीक है, अब हो जाएगा। हाँ, तो मास ऑफ, फिर क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 100 इंटू डी। ठीक है, क्या हो गया बेटा? कुछ प्रॉब्लम बोलो। अब इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बच्चा? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 100D माइनस 20। ऐसे लिखिए, ऐसे मत कर देना, जो सीधे 100 माइनस 20 80 कर लेना। ठीक है, अरे समझ में आया नहीं क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ये लो, तेरा ये मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया। हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? सॉल्यूशन मास ऑफ, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है इसमें? 20 ग्राम है। हाँ, पूरे सॉल्यूशन का मास इतना है। यानी कि आप जब सॉल्यूशन बनाते हो तो क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। हाँ, पूरे सॉल्यूशन का मास है 100D, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट ही होगा ना। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100D ग्राम माइनस 20। अब समझ में आया? हाँ, बोलो, यही होगा ना। इस पे क्वेश्चन करो तो एक, या चलो आगे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, पहले पहले समझो। नेक्स्ट क्या है? सेकंड में क्या था हमारा? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना तो अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है, हाँ, दूसरा क्या था हमारा? फर्स्ट का तीनों पार्ट क्लियर हो गया ना?
मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं बच्चा? काई से, ठीक है। आप ये बताओ, मैथ में पढ़े होगे, मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, फ्रैक्शन का मतलब बच्चे, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। पार्ट्स ऑफ द होल। फ्रैक्शन में जैसे हमने 1/2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा? कोई चीज एक है उसका आधा। 1/4 लिखते हैं, इसका मतलब उसके 4 टाइम्स। तो ऐसे ही मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? एक पूरा मोल एक है, उसका क्या होगा? हाफ हाफ, या जितने पार्ट में हमने क्या किया उसको कट किया, वही क्या हो जाएगा? मोल, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? पार्ट्स ऑफ द होल। तो ये कंप्लीट चीज है, उसका क्या है? पार्ट बाय पार्ट। तो केमिस्ट्री में भी मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया, मोल एक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हमारा जो सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन का क्या होगा? एक पूरा एक मोल फ्रैक्शन। उसमें कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है उस फ्रैक्शन, और कितने मोल, ठीक है, सॉल्वेंट, उसको को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। जैसे आपने मैथ में पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी, पढ़े है ना? किसी चीज के होने या नहीं होने का, इवेंट की होने या नहीं होने के चांस क्या होता है? दोनों को ऐड करते हैं तो 1 हो जाता है। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा, इसका मतलब क्या हो? गलत है ना? हाँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? यूनिट 1 आना चाहिए। या कोई और कंपोनेंट हम इसमें ऐड कर दिए, अभी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी ऐड करो तो अब सब सबके मोल फ्रैक्शन की एडिशन क्या होना चाहिए? नहीं समझा? ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, ये होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका हम निकाल रहे हैं अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आप देखो इधर, मान लो आपने A प्लस बी मिला दिया, ठीक है। क्या मिला दिया? A प्लस बी। ए क्या है आपका? सॉल्यूट है, और बी क्या है? सॉल्वेंट है मान लो, ठीक है। तो काई ए क्या होगा? काई क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे मान लो। या लेट मोल्स ऑफ solute equal to Na and moles of solvent equal to Nb। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ, Na प्लस Nb ही होगा ना? हाँ या ना? Na प्लस Na प्लस Nb। देन समझो, काय ए क्या होगा? काय ए को इसको क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमने माना है Na अपॉन Na प्लस
एन बी, ठीक है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, काई बी क्या होगा बच्चा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना। और काई ए प्लस काई बी जो होता है बच्चा वो वन होता है, क्या होता है, काई ए प्लस काई बी क्या होगा, क्यों होगा, यहां से काई ए लिखेंगे तो वन माइनस काई बी हो जाएगा, क्यों होगा देखो, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, देखो भी नोट मत करो, एन ए प्लस एन बी, ये भी एन बी प्लस एन ए, कट जाएगा, वन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो मोल फ्रैक्शन, मान लो सपोज हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें एक दो तीन तीन कंपोनेंट्स है, ठीक है, या चार है, एन है, तो क्या होगा, काई वन प्लस काई टू प्लस काई थ्री ऑलवेज क्या होगा, वन, या एन ले लिए, काई वन प्लस काई टू, ये एक्स की तरफ लग रहा है, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आता है, काई थ्री डॉट डॉट काई एन इक्वल टू वन, हमेशा क्या होगा, चाहे कितने भी कंपोनेंट मिला दो क्या होगा, नोट करो जल्दी फटाफट, ठीक है। और जो सबसे अच्छी बात है एक समझने वाला, क्या सर, मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे नहीं डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, आपसे पूछेगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सा है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, है, एल एल वाला, हाँ, मोलैलिटी भी अभी आएगा, इसके बाद समझाएंगे मोलैलिटी क्यों होता है, ये नोट कर लिए, क्वेश्चन लिखो तो एक, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, क्या, क्यों सोच में पड़ गए तुम, ना मत सोचो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% by mass, calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride CCl4, CCl4, आज एक्सरसाइज मेरा अच्छे से हो रहा है यार, ये क्या लिखवाया हूं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6, ठीक है, क्या लिखा बताओ तुम, in the in the solution containing 30% W by W, हाँ, in CCl4, देखो जैसे ही कभी क्वेश्चन में ये याद रखना, इन बोल दिया ना, इसका मतलब ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूट है, NaOH इन वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, NaOH क्या है हमारा, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, बेंजीन इन CCl4, एक सेकेंड, तो क्या हो गया, बेंजीन सॉल्यूट हो गया और CCl4 क्या हो गया, कर लिया, नहीं सर, मास ऑफ क्लोरीन क्या है, हाँ, मास ऑफ क्लोरीन, मोलर मास क्लोरीन का, क्लोरीन का 35.5 होता है,
35.5 ही लेते हैं। कर लो। थर्टी परसेंट क्या मिल रहा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% W/W इन CCl4। इसका मतलब क्या हो गया? मास ऑफ C6H6 कितना होगा? 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा? 70 ग्राम। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल। क्या निकालना पड़ेगा? मोल। तो मोल्स ऑफ C6H6 कितना होगा बच्चा? मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मास 30 और मोलर मास C6H6 का कितना होता है? 78 ग्राम पर मोल। मोल्स ऑफ CCl4 कितना होगा? 70 अपॉन इसका मोलर मास कितना फाइंड किया? 35। 35.5 इंटू 4 कितना होगा? 70। इसका 156 हाँ 156 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ग्राम ऐसे ही करके क्वेश्चन करना। 30/78 ये हो जाएगा 70 अपॉन, और देखो इधर पहले ही कॉपी किताब मत पढ़ो। अब देखो तो काई ऑफ C6H6 कितना होगा? मोल्स ऑफ, अच्छा एक मिनट करो, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 30/78 प्लस, इसको सॉल्व अभी मत करो, ठीक है। देखो 156 ही होगा ना? 30×2 70, 70 140, 40 2 42, तो हाँ 154 ही होगा। 154 ही होगा, ठीक है। तो काई ऑफ C6H6 कितना होगा? मोल्स ऑफ दिस 30/78 प्लस 70/154, ठीक है। समझ गया? यही आंसर पूछ रहा था, लेकिन हमें यदि काई ऑफ CCl4 निकालना है तो ये जो निकालोगे इस वैल्यू को 1 माइनस कर दो, ठीक है। या फिर इसको क्या करो, 70/144 टोटल, ठीक है। दोनों से कर सकते हो। इसको सॉल्व करो, ये निकालो दोनों का। देखो दोनों को ऐड करने के बाद 1 आ रहा है तो पूरा सॉल्यूशन क्या है? सही है। नहीं आ रहा है तो फिर क्या है? गलत है। एक क्वेश्चन और लिखो तो। बुक देखे बच्चे, बुक में है क्वेश्चन। कैलकुलेट द, दूसरा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, calculate the mole fraction of ethylene glycol, calculate the mole fraction of ethylene glycol C6 नहीं सॉरी C2H6O2,
ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% of ethylene glycol by mass. इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ, क्या चीज? बस इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है यहाँ पे। और क्या? हम्म क्या लिखा हुआ है? एक्व सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, नहीं बताया? देखिए देखिए देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन इन अ एक्वस सॉल्यूशन, लिख लेना, इन अ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ठीक है, यानी कि हमको निकालना है काई ऑफ C2H6O2 इन 20% W/W इन of C2H6O2 इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बोले तो बेटा सॉल्वेंट क्या होगा? नेक्स्ट देखो मोलालिटी, मोलालिटी स्मॉल m, हाँ? कर रहा है, कर, अगली क्लास में मोलालिटी पढ़ा देंगे।